नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ हिंदी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सामने आप पैनल पर एक मूवी और उसकी जो तस्वीर है ये आप देख रहे हैं। मूवी का नाम है हमारे 12 और इस मूवी में अनु कपूर जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो इस मूवी की थीम है उस थीम के हिसाब से इनकी भूमिका थोड़ी नकारात्मक किस्म की है। खैर, हम लोग मूवी में बहुत डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे। हमारी चर्चा का जो मेन सरोकार रहेगा वो ये रहेगा कि भारत में मुस्लिम जनसंख्या को लेकर के जिस तरीके से धारणाएं रही हैं, रहती हैं, उसको लेकर के इस मूवी में क्या संकेत किया गया है और इसको लेकर के हमें क्या कुछ समझने की दरकार है, क्या कुछ समझने की जरूरत है। इस मूवी को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी ये मामला गया था और देन फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई हाई कोर्ट को ये सुझाव दिया, कहा कि आप अपने स्तर पर इस मूवी का फिर से मुआयना करके और फाइनल निर्णय लीजिए। देन फिर बंबई हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया इस मूवी के निर्देशक को, डायरेक्टर को, कि देखिए इसमें कुछ जो सीन्स हैं, कुछ जो दृश्य हैं वो काट लीजिए, हटा दीजिए और साथ ही आप कुछ डिस्क्लेमर भी इसमें इंसर्ट कर दीजिए ताकि किसी की भी जो भावनाएं हैं वो आहत न हो। यहाँ पर दोस्तों मैं हल्की सी इस मूवी की चर्चा करूंगा। इसमें ये दर्शाया गया है कि जो ये साहब हैं अनु कपूर जी, ये जिस भी किरदार की भूमिका में है, इनके जो पत्नियां हैं, इनकी पत्नियों से वर्तमान में 11 बच्चे हैं और जो इनकी एक पत्नी है उनसे एक और बच्चे होने की संभावना है। इनकी पहली पत्नी गुजर गई हैं, दूसरी पत्नी से इनकी जो बच्चे होने की संभावना है उसको लेकर के इनकी एक बेटी है जो कि विद्रोह कर रही है, विरोध कर रही है और वो चाहती है कि वो बच्चा न हो, लेकिन इनका ये कहना है कि हम ये बच्चा करेंगे ही और इसमें किसी भी स्तर पर किसी के भी अवरोध को हम स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी ये सलाह दे रहे हैं कि यदि बच्चे को जन्म दिया जाएगा तो फिर जच्चा और बच्चा दोनों की ही जान को जोखिम में हम डाल सकते हैं। लेकिन जो ये साहब हैं ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कुछ इसी तरीके से इस मूवी को फिल्माया गया है। खैर, हम लोग इसमें और अधिक डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरी कहानी में जो एक पक्ष निकल रहा है वो ये है कि सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि मुस्लिम जनसंख्या को लेकर के एक आक्षेप लगता है कि चूंकि वो शादी ज़्यादा करते हैं, उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो रही है और इनकी जनसंख्या जब ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन ये हिंदू जनसंख्या को क्रॉस कर जाएंगे और ये उन पर भारी पड़ जाएंगे। इस तरीके की जो धारणाएं हैं सामान्य तौर पर हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो सर्वे हैं, जो सर्वेक्षण हैं, वो सर्वेक्षण कुछ और ही बात बयां करते हैं। इसको भी हम लोग इस चर्चा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सामने जिस न्यूज़पेपर से मैंने ये कटिंग निकाला है उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि 2011 की यदि भारत की जनगणना का आंकड़ा देखें तो फिर उससे पता चलता है कि मुस्लिम जनसंख्या जो है वो हिंदू जनसंख्या से वृद्धि दर के हिसाब से ज्यादा रही 2011 में। लेकिन यहां पर इस बात को दरकिनार कर दिया गया कि दोनों ही समुदायों के बीच का जो गैप है ये 2001 और 2011 के बीच में और कम हुआ है। यानी कि जो वृद्धि दर मुस्लिम जनसंख्या के स्तर पर देखी गई है वो उतनी अधिक नहीं रही है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम जनसंख्या भारत की हिंदू जनसंख्या को क्रॉस कर जाएगी। इनफैक्ट दोनों के बीच में जो अंतर है वो और कम होता गया है और इस लिहाज से इस पूरी चर्चा को समझने की जरूरत है। जो आम धारणा है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुस्लिम पुरुष की कई पत्नियां होती हैं, एक पत्नी, दो पत्नी, तीन पत्नी, 4 पत्नियों का जो रिवाज है वो सामान्य तौर पर मुस्लिम धर्म में देखा जाता है। तो ऐसे में इनके बच्चे ज्यादा होते हैं। देन फिर इसके कारण मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो स्वतः मानी जाती है कि ज्यादा हो जाती है।
और इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो माना जाता है कि भाई इसके कारण हिंदू जनसंख्या पीछे रह जाएगी और मुस्लिम जनसंख्या आगे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हिंदू प्रजनन क्षमता में गिरावट पिछले 2 दशकों में मुस्लिम प्रजनन क्षमता से 5% कम रही है। सावधानी से समझिएगा इसको। हिंदू प्रजनन क्षमता में जो गिरावट है वो मुस्लिम प्रजनन क्षमता से 5% कम रही है। कहने का मतलब कि हिंदू प्रजनन क्षमता में जिस दर से गिरावट दर्ज की गई है वो गिरावट मुस्लिम प्रजनन क्षमता से कम रही है, यानी कि मुस्लिम प्रजनन क्षमता कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कम हुई है हिंदू प्रजनन क्षमता के मुकाबले। और यहां पर इस बात को इंडिकेट किया गया है कि 2030 तक हिंदू और मुस्लिम प्रजनन दर में एक पूर्ण अभिसरण, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो भारत में कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपको समझने की आवश्यकता है और इसी के आधार पर ये आंकड़े यहां पर पेश किए गए हैं। जो भारत में कुल प्रजनन दर है दोस्तों, उसके बारे में कहा जाता है कि एक महिला के द्वारा उसके गर्भधारण अवस्था के समय में जितने जीवित बच्चों को वो जन्म देती है उसी को टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR या फिर कुल प्रजनन दर के तौर पर जाना जाता है। ये क्वेश्चन TFR नाम से यह क्वेश्चन IAS प्री 2024 में ही पूछा गया था, आप चाहें तो देख लीजिएगा। तो यहां पर इस बात को सावधानी से समझिएगा कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके हिसाब से यदि हम हिंदू प्रजनन क्षमता की बात करें उसमें जो गिरावट है, जो डाउनफॉल है, वो मुस्लिम प्रजनन क्षमता के हिसाब से और कम है। और ऐसे में ही ये आंकड़ा बता रहा है कि 2030 तक ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ जो एक तर्क दिया जाता है कि हिंदू प्रजनन या फिर हिंदू जनसंख्या को पार कर जाएगी मुस्लिम जनसंख्या, यह यहाँ पर सटीक नहीं बैठता है। इसके अलावा एक और बात निकल कर सामने आई है, जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि मुस्लिम जनसंख्या में बीते कुछ समय से लगातार तेजी से गिरावट देखी गई है। जहां 2021-22 में जो इनकी प्रजनन क्षमता थी वो 2.4 थी। मैं टोटल फर्टिलिटी रेट की ही बात कर रहा हूं, है ना। जो प्रजनन क्षमता है यहां पर इसी को इंडिकेट कर रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट ही। तो जहां पर 2021-22 में ये 2.4 थी, वहीं 1992-93 में ये 4.4 थी। यानी कि 1992-93 की अपेक्षा 2021-22 में इसमें लगभग आधे की कमी आई है ना। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम जनसंख्या में तेजी से गिरावट देखी गई है। यदि हम पहले की बात करें तो 2001 से 11 के दौरान में यदि हम देखें तो मुस्लिम आबादी में 24.69% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वहीं दूसरी तरफ 1991 से 2001 के समय में यह बढ़ोतरी कहीं ज्यादा थी, जो कि 29.49% थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले की अपेक्षा हाल के समय में मुस्लिम जनसंख्या में कमी की स्थिति देखी गई है, इसमें डाउनफॉल की स्थिति देखी गई है। और इस लिहाज से इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखने की आवश्यकता है। इस पूरी चर्चा में जो सबसे अहम बात है वो ये कि साहब आप धर्म से ज़्यादा सामाजिक आर्थिक स्थिति और विकास को प्रजनन दर की बढ़ोतरी या घटोतरी के स्तर पर देखें। हम ये ना देखें कि अच्छा इस धर्म के लोग हैं इसलिए इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और इस धर्म के हैं तो इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। ये जो धारणा है, ये जो एक माइंडसेट है, इस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर इस बात को इंगित किया गया है साहब कि जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5/2019-20 में जारी किया गया था, उसकी माने तो फिर मुस्लिम वर्ग में महिलाओं की जो शिक्षित होने की दर होती है वो अमूमन कम होती है। साथ ही उनके आर्थिक तौर पर सशक्त होने की जो दर है वह भी अमूमन कम होती है। और ऐसे में जो प्रजनन दर है वह ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उनके पास में कोई ऐसा व्यक्तिगत विकल्प नहीं होता है, वो इस बात का निर्णय नहीं ले सकती हैं कि हम बच्चे को जन्म दें या जन्म न दें, है ना। और ऐसे में जो प्रजनन की स्थिति है, जो बच्चों के जन्म होने की संभावना है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
ठीक है जी। तो यहाँ इन्हीं सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसको समझने के लिए कि हम धर्म के बजाय जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियां रही हैं, जो धारणाएं रही हैं, परिवार में जो महिलाओं के साथ सरोकार रहा है, जो उनके साथ सलूक किया जाता है, उसे भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके आधार पर भी हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर इनके चलते भी जो प्रजनन दर की बढ़ोतरी है या फिर घटोतरी है वो यहाँ पर इम्पैक्टेड होती है, वो प्रभावित होती है। केवल हम धर्म के आधार पर ही इन चीजों को न देखें, डिमार्केट न करें, तो ये ज्यादा उपयोगी होगा, ज्यादा उचित होगा। ठीक है जी। तो आज की इस चर्चा के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है मुस्लिम जनसंख्या को लेकर के जो गतिविधियां चली हैं वो किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर स्टडी IQ के P2I बैच में आपका स्वागत है। P2I बैच की शुरुआत हो चुकी है। शाम में 6 बजे से 26 जून से ये बैच शुरू हो चुका है और यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप DILIP दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 25,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी ग्रेट लर्निंग सेल के तहत अभी विशेष छूट चल रही है और इस छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस P2I बैच के अंतर्गत GS के सभी पाठ्यक्रम को बहुत विस्तार से, बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से पूरा करवाया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। आज की चर्चा हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।